बॉन्साई के इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा अपना एक मुख्तसर सा तारुफ करवा दूं। मेरा नाम ज़िया मुजाहिद है, पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ गुज़िश्ता 14 साल। सन 2008 में मैंने पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी ज्वाइन की थी और फिर उस वक्त से लेकर आज तक उनके साथ ही अटैच। बॉन्साई बनाना वहाँ से सीखा। अब इट सेल्फ बॉन्साई क्या है? बॉन्साई एक जापानीज़ आर्ट का नाम है और लोग ये समझते हैं कि किसी मखसूस पौधे को कहा जाता है। किसी पौधे का नाम नहीं, ये एक आर्ट है। इस आर्ट में हम नेचर में मौजूद किसी भी दरख्त को मिनिएचराइज कर देते हैं, छोटा करते हैं। और ये आर्ट शुरू कहाँ से हुआ? सदियों पुराना आर्ट है। चाइना से शुरू हुआ, चाइना से जापान मुंतकिल हुआ, जापान से फिर आपका थाईलैंड, वियतनाम और मुख्तलिफ ममालिक में चला गया और आज पूरी दुनिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। पाकिस्तान में सन 1960 में पहली बार बॉन्साई मुतारिफ हुआ। जनाब डॉक्टर शौकत अली सैयद हमारे फाउंडिंग मेंबर थे, जो पहली बार बाहर से बॉन्साई देखकर लेकर आए थे पाकिस्तान, और उनके उस वक्त के सन 1960 के बॉन्साई आज भी अलाइव हैं हमारे पास पाकिस्तान बॉन्साई सोसाइटी के डिस्प्ले सेंटर, जो कि जमजमा। अच्छा, बॉन्साई क्या है, किस तरह है, क्या किया जाता है, इस पर आप लोग सवाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं फिर उसके बाद फिर आसानी हो जाएगी। किसी भी दरख्त को बॉन्साई बनाया जा सकता है, कॉमन सवाल है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। किसी भी दरख्त को, किसी भी पौधे को बनाया जा सकता है। कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर एक, वो एक बुशी पौधा हो, घना पौधा हो, बहुत सारी ब्रांचेस वाला पौधा हो, यानी नेचुरली उसमें ब्रांचेस ज़्यादा। ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके खाली वो ब्रांचेस निकालता है। हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लाल अमरूद, लाल बादाम। लाल बादाम जो है वो लेवल वाइज चलता है और एक सर्टेन हाइट के बाद उसकी ब्रांचेस स्प्रेड होनी शुरू होती हैं। हमें ऐसा पौधा चाहिए जो नीचे से ही ब्रांचेस अपनी निकालता है। नंबर दो, पत्तों का साइज़ उसका हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि छोटा हो। जितना छोटा पत्ते का साइज़ होगा, बॉन्साई बनने के बाद वो इटसेल्फ खुद भी छोटा करेगा, तो वो प्रोपोर्शन बिल्कुल ऐसा रह जाएगा कि वो 1 इंच और आधे इंच पे पत्ता आ जाएगा। नेचुरली इसका पत्ता भी 3 इंच का होता है। ये पौधा कौन सा है? ये आमतौर पे इसको नर्सरी वाले डमडम कहते हैं। क्लोरोडेंड्रम इसका नाम है। क्लोरोडेंड्रम की वो स्पीशीज जो हेजेस बनाने में काम आती है। तो हेज बनता ही ऐसे पौधे का जो बहुत ज़्यादा बुशी होता है। जैसे जैसे हम इसकी प्रूनिंग करते हैं, इसका पत्ता ऑटोमेटिकली ईयर बाय ईयर छोटा होता चला जाता है। अच्छा, नंबर दो, लोग सवाल ये करते हैं कि हम इनको छोटा कैसे रखते हैं। तो लोगों ने देखा है कि हम इसके ऊपर वायर्स लपेटते हैं। इसके ऊपर भी एक शाख पे, ब्रांच पे वायर लिपटा हुआ है। वायर कोई स्टंटिंग का मेथड नहीं है। आप किसी भी पौधे को बांध के छोटा नहीं रख सकते, वो ग्रो कर जाएगा। वायर करने का मकसद ये होता है कि हमें एक सर्टेन लेवल के ऊपर, एक मखसूस जगह के ऊपर अगर किसी ब्रांच की ज़रूरत होती है, नेचुरली वो वहाँ नहीं होती, क्योंकि पौधा जब भी ग्रो कर रहा होता है अपने ग्रोइंग स्टेज पे होता है, वो वर्टिकल ग्रो करना चाहता है। नेचर में हम देखते हैं कि दरख्त हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, झुके हुए होते हैं। वो अपने वज़न से, अपनी उम्र से झुकते हैं। यहाँ पे वज़न और उम्र कहाँ से लाएं? तो इसलिए हम उसको वायर करके ब्रांच को बेंड कर देते हैं। वो ब्रांच 1-1.25 महीने के अंदर वहाँ पे सेटल हो जाती है। देन हम उस वायर को हटा देते हैं। फिर एक सवाल होता है कि जी हम उसकी रूट प्रूनिंग करते हैं, हम जुल्म करते हैं, जड़ें काट काट के हम उसको छोटे गमले में लगाते हैं। जड़ें काटने का मकसद ये नहीं होता कि हम उस पर कोई जुल्म करें, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि वो अपनी फ्रेश रूट्स जो हैं वो दोबारा से डेवलप। रूट्स डेड हो जाती हैं, रूट बाउंड हो जाता है गमले में, पौधा उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो हम उसको एवरी ईयर रूट प्रूनिंग करते हैं, उससे नई फ्रेश रूट्स निकलती हैं, फ्रेश सॉइल दी जाती है। छोटा गमला क्यों दिया जाता है? इस गमले के अंदर ये पौधा शायद इससे थोड़ा और बड़ा हो, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा होगा नहीं। यानी वो अगर सिंगल ब्रांच को छोड़ देंगे तो शायद इतना बड़ा भी हो जाए, लेकिन आप देखें कि अगर सारी ब्रांचेस जो सब डिवाइड हुई हैं, इन सबको मिला के मैं करूँ तो शायद इतनी ही लंबी हाइट बनेगी। इसमें इस वक्त भी एक 6 इंच के गमले के बराबर मिट्टी मौजूद है। सिर्फ हाइट कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। तो देखने वाले को लगता है कि इसमें मट्टी भी कम है, मट्टी की मिकदार उतनी ही है। इसी तरह जितना बड़ा गमला होता है, जितनी चौड़ी ट्रे होती है, वो हम सिलेक्ट करते हैं पौधे की एज के हिसाब से, उसके साइज़ के एतबार से। तो जैसे जैसे उसका साइज़ बढ़ता है, वैसे वैसे गमले का साइज़ भी बढ़ता रहता है। तो मेरा ख्याल है इतना तारुफ काफ़ी है, इससे ज़्यादा। सॉरी, ये मुकम्मल आर्ट है। जी हाँ, ठीक है। सही है। नेचर में हमने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ ले ली। एक दरख्त भी जब बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ी शाखें हो जाती है, हम उसको प्रून करते हैं नेचर के अगेंस्ट। हेजेस के बारे में क्या कहेंगे? जो हेज रिमूव करते हैं, झाड़ी को छोड़ दें।
अच्छा, इट्स एन आर्ट, ठीक है। जिस तरह हम हेज को ट्रिम करके एक सर्टेन ब्यूटी को मेंटेन रखते हैं, हम टोपियारीज बनाते हैं। टोपियारीज क्या होती है? टोपियारीज आज आमतौर पे नर्सरी में आप देखें कि मुख्तलिफ डिज़ाइन वाले पौधे आजकल जो बिक रहे हैं, वो बॉन्साई के नाम पे बिक रहे हैं, वो बॉन्साई नहीं है। बॉन्साई ये है कि एक सर्टेन हाइट हो, एक ब्यूटी हो और एक वो नेचुरल ट्री लगे इन दी फॉर्म ऑफ लीनियज। ये तकरीबन 2.5 साल का, और ये बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इतनी सी शाख से मेरा घर का ग्रो हुआ था, तो मैं इसकी एग्जैक्ट एज बता सकता हूँ। इसको मैंने एक स्पेसिफिक, बस एक रैंडम शेप दी, स्पेसिफिक शेप वाला नहीं है। जापानियों ने इसके ऊपर काम किया और दुनिया भर से दरख्तों के जितने भी शेप्स होती थी उनको कलेक्टिवली उन्होंने डिवाइड किया। पता ही चला कि दुनिया भर में जितने भी दरख्त हैं वो टोटल 14 अक़साम के ऊपर मुश्तमिल है, 14 शेप्स के ऊपर। तो 14 शेप्स गिनवाई जा सकती हैं यहाँ पे, लेकिन फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ मोस्टली जो दरख्त हैं हम देखते हैं, नीम, बरगद, पिलखन वगैरह जो होते हैं वो हमारे सिर्फ एक ब्रूम स्टाइल के दरख्त हैं, एक तना होता है और एक ऊपर से। दुनिया में कई अक़साम के, कई शेप्स के दरख्त होते हैं। एरोकेरिया को देखिए, वो फॉर्मल अपराइट में आता है, स्ट्रेट जाता है, लेफ्ट राइट बैक फ्रंट ब्रांचेस उसकी चलती रहती हैं। किसी पहाड़ पे हम देखते हैं उस दरख्त को हवा से वो झुक जाता है, वो सर्टेन हाइट नहीं पकड़ पाता, वो नीचे ग्रो करना शुरू कर देता है, वो कैस्केड स्टाइल है। कराची से थोड़ा सा बाहर चलें, बहरिया टाउन क्रॉस करें, आपको पहाड़ियों में बेशुमार स्पेसिमेन इस तरह के नजर आएंगे जो नेचुरली डॉर्फ ट्रीज हैं। तो हमने नेचर से एक चीज़ उठाई है और उसको हमने बोनसाई में कन्वर्ट किया। तो नेचर में भी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, एक्सट्रीम वेदर की वजह से दरख्त नहीं बढ़ पाते, वो छोटे ही रहते हैं। जापानियों ने भी वहीं से हिसाब किया और आज वहाँ पे पाबंदी है, नेचर से आप कोई चीज़ नहीं निकाल सकते, हमारे यहाँ की तकनीक है। तो कोई पाबंदी किसी चीज़ की नहीं, तो कोई उस पर अमल नहीं करता। सही, बिल्कुल सही। ये बात तो बेकार है पाकिस्तानियों की नहीं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? एडीनियम, एडीनियम क्या है? एडीनियम एक सक्यूलेंट है। सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लें कि सक्यूलेंट क्या होता है। सक्यूलेंट एक ऐसा पौधा जो कि अपने अंदर पानी को स्टोर करता है, एक रसदार पौधा जो वो सक्यूलेंट होता है। सक्यूलेंट्स के अंदर दुनिया भर के जितने कैक्टस हैं वो सारे सक्यूलेंट्स, लेकिन सारे सक्यूलेंट्स कैक्टस नहीं है, जिनमें से ये एक एडीनियम जो है बेसिकली सहरा का पौधा है, डेजर्ट प्लांट है। अफ्रीका में पाया जाता है, अरेबिया में पाया जाता है, अब पूरी दुनिया में पाया जाता है। बहुत सारी अक़साम इसकी हो गई। अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है। स्टोर करके रखने का मतलब ये होता है कि इसको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं, गल जाता है, एक्सेसिव वाटर से ही गल जाता है। इसके लिए बहुत अच्छी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। ट्वाइस अ वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा आपने पानी देना हफ्ते में। सर्दियों में 15 दिन में 1 मरतबा पानी दें, इसको कोई फर्क नहीं, लेकिन रेगुलर पानी दें। फुल ब्राइट सनलाइट, सहरा का पौधा मुकम्मल सनलाइट चलेगा, साए में नहीं चलेगा। साए में रखा, कमरे में रखा या इंडोर किसी ऐसी शेडी जगह पे रखा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब गया, अंदर ही अंदर से जो है गलना शुरू होता है और एकदम गिरा हुआ होता है, तो वो चला गया। उसके बाद कोई हल इसका नहीं निकालेगा। कटिंग लगाते हैं तो कॉडेक्स सीड से जब लगाते हैं तो वो कॉडेक्स इसका बनता है। पानी की कमी है, पानी जितना कम दे उतना दे। सर्दियों में खास तौर पे एहतियात करें, 15 दिन में 1 मरतबा पानी दे दें, महीने में 3 मरतबा दे दें, इससे ज़्यादा ना। फिर इसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी होती है, वो होती है प्रूनिंग। साल में 1 मरतबा कटिंग लाजमी करनी है, बिल्कुल इसके हेड्स रिमूव कर दें। अभी भाई ने बताया था कि पौधे को शॉक भी देना होता है। एडीनियम के फ्लावर्स अगर आपने देने तो आपने उसको शॉक देना है, लेकिन इसका शौक वो वाला नहीं है कि आपने रूट्स को हवा लगानी है। इसका शौक ये है कि आपने इसको कम्प्लीटली गंजा कर देना, फिर पूरे पे फ्लावर्स आएंगे। जब वो स्ट्रेस में जी हाँ, जब ये दोबारा स्प्राउट करेगा तो सर्दियों के फौरन बाद आपने कटिंग करनी है, और जब ये स्प्रिंग में स्प्राउट करेगा तो पहले फ्लावर्स आएंगे, बाद में फिर इसके लीव्स आएंगे। ये भी बहुत आएंगे, ये सीडलिंग है। अच्छा, इसको रिमूव करना है, रिमूव करके इसको लगाने का तरीका जो वो मैं आपको बता एक्चुअली इसीलिए लाया हूँ ताकि फिर इनको गिफ्ट किया जाएगा, तो ये ठीक है। अच्छा देखें, एक और सक्यूलेंट भी इसमें लगा हुआ है, ये मदर ऑफ 1000 कहलाता है, किलांचू कहलाता है, और बहुत सारे इसके जो बच्चे निकलते रहते हैं। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा गमले से निकालने का तरीका बताऊँ।
मट्टी बहुत पोरस है, बहुत ही इजीली इसने अपने आप को छोड़ दिया। अब देखें एक एक पौधा कंप्लीट रूट के साथ बाहर आ गया, कोई रूट डैमेज नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बालू मट्टी है सिंपल, ज़्यादा खाद होगी गल जाएगा। इसके लिए बिल्कुल कंप्लीट ठंडी की हुई खाद और बहुत कम मिकदार, 10% से ज़्यादा खाद ना डालें। बिल्कुल प्लेन बालू मट्टी में लगाएं तब भी चलेगा। हसान बच्चे का खिलौना काम आ गया। अच्छा गमले के नीचे ठीकरी आई गेस लगी हुई, ठीक है। ये लाजमी होता है, पत्थर आपने लाजमी लगाना। देखें खिसक गया और गया। कोई पत्थर बड़ी ठीकरी, पत्थर लाजमी चाहिए। होल सब में होता है। होल क्यों होता है? ताकि एक्सेसिव वाटर निकल जाए। तो पत्थर ऐसे लगाना है कि उसमें से सिर्फ पानी निकले, मट्टी ना निकले। ठीक है, पत्थर लगा के मैंने इसको सेट किया। इसमें सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं? इसमें कुछ भी ना डालें तो बेहतर है। नहीं नहीं ये होगी। ठीक है, ड्रेनेज के लिए इसके अंदर बजरी इस्तेमाल होती है। फिर इसके अलावा वाटर होल्डिंग के लिए कंपोस्ट या खाद होनी चाहिए, 10% से ज़्यादा ना हो, वेल ड्रेन सॉइल हो। बालू मट्टी में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन हमारे यहाँ घरों पे आके पौधे जो है ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। नर्सरियों पे बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। वजह ये कि उनको पता है पानी कितना डालना है। हम घरों में लाके बस अपनी मर्जी के हिसाब से पानी डालते हैं, वो पानी से मर जाते हैं। अच्छा, आपने इसको हाफ मट्टी डाली, उसके बाद इसको रखा। चारों तरफ इक्वली इसको रख दिया हमने मट्टी को, और बस दैट्स इट। कितना कॉडेक्स बाहर है, ठीक है। कॉडेक्स देखें कि रेतली मट्टी बहुत ज़्यादा रेतली है, अभी इसमें ज़रा सा मॉइस्चर आएगा ये रुक जाएगी। कॉडेक्स आपने इतना बाहर रखना है। लोग इसमें भी गलती करते हैं कि पौधा लेते के साथ ही जब लगाते हैं इसको दबा देते हैं अंदर, वो उसकी बॉडी वहीं से गलना शुरू हो जाती है। सिर्फ रूट्स तक का हिस्सा जो कि आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ज़मीन के अंदर जितना हिस्सा है वो वाइट है, बस इतना ही हिस्सा इसको ज़मीन के अंदर रखना है। इससे ज़्यादा अगर आपने इतना कर दिया, यहाँ से गलेगा, ऊपर से गलेगा, नीचे से रूट्स को फिर भी कुछ नहीं होगा, ऊपर से गलेगा और फिर इन्फेक्शन ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ज़्यादातर इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है, तो बेहतर ये है कि इसको सूखा रखें और सिर्फ उतने हिस्से में रखें जितना इसकी कलर जो डिफरेंस है। तो वाइट हिस्सा इसका हमेशा मट्टी में होना चाहिए। खाद की जहाँ तक बात है, मिक्स करके 10% डालें, इसके अलावा सिर्फ सरफेस पे डाल दिया करें, दैट्स इट, इनफ है। जब कोई बहुत बड़ा पौधा होता है, इसके मेरे पास इतने मोटे कॉर्डेक्स भी हैं। अच्छा, वो कॉर्डेक्स जो हैं जब उनको रीपॉट किया जाता है तो उनकी रूट्स डैमेज लाजमी होती है। ये बहुत यंग है, इसकी रूट्स ये भी बहुत छोटी हैं। हवा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, जड़ को जितनी मर्जी हवा लगे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन के इसको जब बड़े पौधों को रिपोर्ट किया जाता है तो निकाल के, धो के, मट्टी झाड़ के बिल्कुल इसको हैंग कर देते हैं, और 1 हफ्ता कम से कम या 5 दिन ये हवा में लटका रहता है, फांसी के मुजरिम की तरह। तो इसके बाद इसको दोबारा लगा देते हैं और ये दोबारा स्प्राउट कर जाते हैं, और पहले से ज़्यादा अच्छा स्प्राउट करते हैं। इसके पीछे पानी इस पे अभी 1 मरतबा डलेगा, भर के डलेगा, इतना डलेगा कि नीचे से टपकता हुआ महसूस हो। उसके बाद आपने तब डालना है, ये थंब रूल है सिर्फ।